हेलो बच्चों, दिस इज डॉक्टर स्निग्धा। यू आर वाचिंग मी ऑन केम फोकस। बच्चा, आज के डिस्कशन हमारे है हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम की। और ये जो टॉपिक है या फिर एंटायर जो एक्सपेरिमेंट है वो बेस्ड है बोर्स एटॉमिक मॉडल पे। ठीक है, ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या होता है कि हम हाइड्रोजन के कुछ गैशियस मॉलिक्यूल्स को ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब में लेते हैं। ठीक है, उसके बाद याद है आपको वो कैथोड रे ट्यूब जो हमने लिया था। कैथोड रे ट्यूब में क्या हुआ था, आप एक हाई वोल्टेज बैटरी को कनेक्ट करते हो, है ना। और वो हाई वोल्टेज बैटरी क्या करती है, जो गैशियस मॉलिक्यूल्स हैं उनको एनर्जाइज करती है, फिर आयनाइज करती है। तो इस तरह से हमने एक हाइड्रोजन गैस फिल्ड ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब लिया है और उसे आप हाई वोल्टेज बैटरी से एनर्जाइज कर दियो। तो सबसे पहले देखो क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन का एटम है ना, हाइड्रोजन की एटम की क्या कंडीशन है बच्चों, ये तो आपको पता है। हाइड्रोजन के एटम की कंडीशन आपको मालूम है। क्या है हाइड्रोजन के एटम की कंडीशन? हाइड्रोजन के एटम के पास होता है 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। ये दो होते हैं। अब सबसे पहले ये है हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन तो है नहीं, अगर हम प्रोटियम स्पीसीज की बात करें तो न्यूट्रॉन तो है नहीं। ठीक है, एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है और बाहर है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन। अगर आप इस हाइड्रोजन के एटम को एनर्जाइज कर देते हो तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। तो लोअर से हायर में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जाइज कर देते हैं। ठीक है, अगर आप एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं, फाइन। फिर क्या होना है कि आप इसके बाद एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद इलेक्ट्रॉन जंप कर गया ऊपर, अब आप एनर्जी देना बंद कर दो। तो अगर आप एनर्जी देना बंद कर देते हो ना तो इलेक्ट्रॉन वापस अपने घर में लौटते हैं। हमेशा इलेक्ट्रॉन की जो स्टेट होती है, इलेक्ट्रॉन हमेशा अपनी खुद के घर में रहना चाहता है, वो हमेशा नीचे वाले घर में रहना चाहता है। क्यों, ये मैं आपको बताऊंगी। तो एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, लेकिन अगर आप एनर्जी देना बंद कर देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन वापस अपने घर को लौट आएगा, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन अगर नीचे आ गया उसके बाद क्या होती है, इलेक्ट्रॉन जब नीचे आया, पहले तो ऊपर गया, फिर इलेक्ट्रॉन आया वापस अपने घर नीचे। तो जब इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो वो क्या करेगा, वो एमिट करेगा फोटोन को। सही बात है, एमिट करेगा फोटोन को। और जब इलेक्ट्रॉन ऊपर गया था तो उस टाइम पे वो क्या किया था, वो ऑन अब्सॉर्बिंग एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फोटोन, एनर्जी को अब्सॉर्ब करके वो ऊपर गया था, वापस आया तो वो एनर्जी को एमिट किया इन। और एनर्जी की फॉर्म कौन सी एमिट होती है, जब एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है तो फोटोन एमिट होता है। ठीक है, ओके। अब देखो हाइड्रोजन का जो, इस तरह से हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम्स लिए गए हैं और बहुत सारे एटम्स लिए गए हैं। हर एक एटम में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज हो रहा है और हायर ऑर्बिट की तरफ जा रहा है और वापस अपने घर को रिटर्न हो रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, जब आप जो इलेक्ट्रॉन रिटर्निंग इलेक्ट्रॉन है वो जो फोटोन को एमिट कर रहे हैं उन सारे फोटोन की स्टडी कर रहे हो। ठीक है, तो सारे फोटोन की जब आप स्टडी करते हो और एक स्पेक्ट्रम जनरेट करते हो तो उसी को आप कहते हो हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम। मतलब स्पेक्ट्रम जो ओरिजिनेट हुआ है हाइड्रोजन के एटम से। ठीक है, अब देखते हैं, मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो किसी भी हायर ऑर्बिट में है। ठीक है, n इज इक्वल टू 2 में है या n इज इक्वल टू 3 में है या n इज इक्वल टू 4 में है, किसी भी हायर ऑर्बिट में है। एनी हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एनी हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, ओके। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर ऑर्बिट में आ रहा है। कहां पर आ रहा है, वो आ रहा है n इज इक्वल टू 1 में, लोअर ऑर्बिट। लोअर ऑर्बिट को हम n1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं और हायर ऑर्बिट को हम n2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई सा भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कहां पर आ रहा है, लोअर ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है। तो ये फिक्स्ड है, लोअर ऑर्बिट कौन सी है जहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, n इज इक्वल टू 1 है। तो आपको जो सीरीज ऑफ फोटॉन्स दिखेंगे, जो स्पेक्ट्रम मिलेगी, उस स्पेक्ट्रम को जो कि बना हुआ है फोटॉन्स का, उस स्पेक्ट्रम को आप बोलोगे लाइमैन सीरीज। लाइमैन सीरीज
कब बोलेंगे? जब इलेक्ट्रॉन कहां पर लैंड करेगा? n इज इक्वल टू 1 पे लैंड करेगा। तो किसी भी हायर ऑर्बिट से आता हुआ जब इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 पे लैंड करता है, तब उस प्रोसेस में जो फोटोन एमिट हो रही होती है उसे आप बोलते हो लाइमन सीरीज। ठीक है, मतलब n इज इक्वल टू 2 से 1 में आए, या n इज इक्वल टू 3 से 1 में आए, या n इज इक्वल टू 4 से 1 में आए, या n इज इक्वल टू 5 से 1 में आए, जब भी कभी 1 में आएगा एक इलेक्ट्रॉन, तो फिर उस केस में एमिटेड फोटोन वाली जो सीरीज होगी उसको आप बोलोगे लाइमन सीरीज। करेक्ट। नाउ n इज इक्वल टू कोई सा भी हायर ऑर्बिट, n कोई सा भी हायर ऑर्बिट है, n2 कोई सा भी हायर ऑर्बिट है, लोअर ऑर्बिट अगर n इज इक्वल टू 2 है, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6 से कहां पर आ रहे हैं? n इज इक्वल टू 2 में आ रहे हैं, तो हायर कौन सा है? 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। किसी भी हायर ऑर्बिट से कहां पर आ रहे हैं? n इज इक्वल टू 2 में आ रहे हैं, तो इस केस में जो आपको सीरीज ऑब्टेन होगी उस सीरीज को आप बोलोगे बामर सीरीज। ठीक है, ओके। जब इलेक्ट्रॉन आएगा n इज इक्वल टू 3 में, कहां से आएगा? किसी भी हायर ऑर्बिट से आएगा, मतलब n इज इक्वल टू 4, 5, 6 एंड सो ऑन। कहां पर आएगा? n इज इक्वल टू 3 पे आएगा। इस केस में आप जो सीरीज ऑब्टेन होगी उसे बोलोगे पाश्चन सीरीज। तो L के बाद BP है, फिर एक और BP आएगा। ओके, n इज इक्वल टू 5, 6, 7 एंड सो ऑन। छोटा वाला कितना n है जहां पर इलेक्ट्रॉन लैंड कर रहा है, वो क्या है? n इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है? कहीं से भी, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इंफिनिटी, कोई सा भी। किस ऑर्बिट से आया वो हम समझ गए, कहां पर आ रहा है? n इज इक्वल टू 4 में आ रहा है। ओके, इसे आप कौन सा सीरीज बोलोगे? ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। ओके, नाउ n इज इक्वल टू 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। कहां तक आ रहा है? n इज इक्वल टू 5 तक। 5 तक आ रहा है, कहां से आ रहा है? 6, 7, 8, 9 या कोई सा भी ऑर्बिट से। इंपॉर्टेंट ये है कि n इज इक्वल टू 5 में आए। कौन सा इसे सीरीज बोलेंगे हम? इसे हम कहते हैं पी फंड सीरीज। तो एक बार n है, फिर bp है, फिर bp है अगेन। ओके, पी फंड सीरीज, समझ गए? देन अगर n इज इक्वल टू 6 में आता है तो इसे हम कहते हैं 7, 8, 9, 10, कहीं से भी आए, लेकिन कहां पर आ रहा है? n इज इक्वल टू 6 में आ रहा है, इसे आप बोलोगे हम्फ्री सीरीज। ओके, हम्फ्री सीरीज, समझ गए? नाउ ये जो सीरीज है, आप ये तो पक्का है ना, ये n2 है और ये सारे n1 है। ये जो सीरीज है, ये सभी सीरीज अलग अलग वेवलेंथ में लाई करती है। ठीक है, अलग अलग होती है इनकी वेवलेंथ। तो वेवलेंथ कैसे निकालोगे आप? मान लो इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है, वेवलेंथ कैसे निकालेंगे हम सीखे हैं। 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r z स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको मालूम है, लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं ये फॉर्मूला, है ना। तो लाइमन सीरीज जो होती है, जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आए या 3 से 1 में आए या 4 से 1 में आए, ठीक है, ये जो लाइमन सीरीज होती है, इसकी ये कौन सी रेंज में फॉल करता है? ये फॉल करता है यूवी रेडिएशन में, यूवी रेडिएशन में। ठीक है, ये फॉल करता है यूवी रेडिएशन में। कभी भी इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 में आएगा तो वो फॉल करेगा विजिबल रेडिएशन में। मतलब बामर सीरीज वाले जितने भी होते हैं वो विजिबल, लाइमन सीरीज वाले जितने भी होते हैं वो यूवी रेडिएशन। बामर के बारे में थोड़ा और मैं आपको बताऊंगी एक क्वेश्चन की फॉर्म में। फिलहाल याद रखना, बामर सीरीज के मेजॉरिटी लाइंस विजिबल में लाई करते हैं, लाइमन के सारे लाइंस यूवी में लाई करते हैं। ठीक है, पाश्चन, ब्रैकेट, पी फंड, ये सभी लाई करते हैं इंफ्रारेड में, इंफ्रारेड में, ये भी इंफ्रारेड में और ये भी इंफ्रारेड में। ठीक है, ओके। तो यूवी रेडिएशन पहला वाला है, विजिबल है बामर सीरीज। तो बामर सीरीज एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, n इज इक्वल टू 2 में कभी भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो बामर सीरीज को बिलोंग करेगा। और बामर सीरीज की मेजॉरिटी जो आपसे क्वेश्चन पूछी जाती है वो विजिबल रेडिएशन में रहती है, और स्पेसिफिकली कितनी विजिबल रेडिएशन में रहती है ये मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में बताऊंगी। ठीक है, ओके। अब थोड़ा हम ड्रॉ कर लेते हैं।
हमारे पास ये हाइड्रोजन का एक एटम बना हुआ है, ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ठीक है, 1 प्रोटॉन है इसमें। अब इलेक्ट्रॉन अगर मान लो ये है n इज इक्वल टू 1, ये है n इज इक्वल टू 1, ठीक, ये है सेकेंड ऑर्बिट, ये है थर्ड ऑर्बिट, ये है फोर्थ ऑर्बिट, ये है फिफ्थ ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 5, ठीक। अब ये सारे ऑर्बिट्स हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट की अगर आपको एनर्जी निकालनी है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी निकालनी है, तो क्या करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना। आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे निकाली जाती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला आपको याद ही होगा। वो फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला था E इज इक्वल टू -13.6 Z² n², है ना। तो अगर आपको फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है तो क्या करोगे, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकालने के लिए -13.6 इंटू Z², Z मतलब हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन के लिए Z कितना होता है 1, n की वैल्यू कितनी, n की वैल्यू 1 रखोगे फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा E1 की वैल्यू। नाउ सेकेंड ऑर्बिट की अगर आपको वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, -13.6 इंटू Z² अगेन, Z की वैल्यू कितना रखोगे, हाइड्रोजन में 1 रखोगे, अपॉन n की वैल्यू कितना रखेंगे हाइड्रोजन के केस में, इस केस में सेकेंड ऑर्बिट के केस में 2² रखेंगे, -13.6 अपॉन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ गए हो, E3। इसी तरह से आप कैलकुलेट करते जाएंगे, -13.6 इंटू 1 अपॉन 3², ठीक है। ये सारी वैल्यूज आप कैलकुलेट करते जाएंगे तो आपको एनर्जी ऑफ ऑर्बिट मिलती जाएगी। तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, -13.6 पहले ऑर्बिट की वैल्यू आएगी, नेक्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू कितनी आएगी, -13.6 अपॉन 4, उसके बाद वाले की कितनी आएगी, -13.6 अपॉन 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बाद वाले की कितनी आएगी, -13.6 अपॉन 16 4², और फिर -13.6 अपॉन 25 5², ठीक है। ये सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दिया हुआ है, ओके। अब इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस मैंने एक बार नोट कर दिया है, ये 10.2 है पहला एनर्जी डिफरेंस। फर्स्ट और सेकेंड ऑर्बिट के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड और थर्ड के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब -3.4 और -1.51 के बीच का डिफरेंस इज 1.89, फिर 1.51 और 0.85 के बीच का एनर्जी डिफरेंस इज 0.66, उसके बाद 0.85 और 0.54 के बीच का एनर्जी डिफरेंस इज 0.31, ठीक है। तो ये हमने एनर्जी गैप डिफाइन कर दिया है। अब एनर्जी गैप को डिफाइन करने के बाद कुछ टर्म सीखना है। एक चीज ध्यान रखना, ये इस एनर्जी गैप को देखकर क्या समझ में आ रहा है, 10.2 एनर्जी, फिर 1.89 एनर्जी, फिर 0.66, फिर 0.31, ये जो एनर्जी डिफरेंस है ना, ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस कहां पर है, n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2 के बीच में सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस है। फिर धीरे धीरे एनर्जी डिफरेंस घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है। एनर्जी डिफरेंस मतलब जो मैंने येलो में लिखा है, एनर्जीज जो है उसको देखेंगे, -13.6, -3.4, -1.51, -0.85, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, ठीक है। अब ये सारी एनर्जीज हैं, इनको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, चलो इनको अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले फाइन, सबसे पहले ये देखिए टोटल एनर्जी जो है वो -13.6 है, फिर -3.4 है, फिर -1.51 है। टोटल एनर्जी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, टोटल एनर्जी की वैल्यू देखकर बताना, बढ़ रहा है या घट रहा है। टोटल एनर्जी पता है ना आपको, टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव में होती है ना, हमेशा नेगेटिव में, -13.6 फिर -3.4। अब कौन सा ज्यादा है वैल्यू, -13.6 की वैल्यू अधिक है या -3.4 अधिक है, -3.4 ज्यादा है। इसका मतलब है कि टोटल एनर्जी की वैल्यू अगर हम हायर ऑर्बिट की तरफ जा रहे हैं तो बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है, ओके। फिर याद होगा आपको पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू थी वो, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी की,
तो हम क्या डिराइव किए थे कि जब हम पोटेंशियल एनर्जी को हाफ कर देते हैं तो हमें मिल जाता है टोटल एनर्जी, राइट। तो हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, -13.6 इंटू 2, ठीक है। तो -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया पहले वाले ऑर्बिट की एनर्जी। सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी आ जाएगी, सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी आ जाएगी -3.4 का डबल, मतलब -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें भी बताओ ज्यादा एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी अधिक किसकी है, सेकेंड ऑर्बिट की अधिक है व्हेन कंपेयर टू फर्स्ट ऑर्बिट, राइट। सेकेंड ऑर्बिट की ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू फर्स्ट ऑर्बिट। तो हम यहां पर भी लिखेंगे कि सेकेंड ऑर्बिट की हमारी जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो अधिक आ रही है। इट मींस टोटल एनर्जी ऑफ फर्स्ट, टोटल एनर्जी ऑफ सेकेंड, टोटल एनर्जी ऑफ थर्ड, टोटल एनर्जी ऑफ फोर्थ, टोटल एनर्जी ऑफ 5, इन सब में ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, फिफ्थ ऑर्बिट की ज्यादा होगी व्हेन कंपेयर टू फोर्थ। फोर्थ की अधिक होगी थर्ड से, थर्ड की ज्यादा सेकेंड से, और सबसे कम किसकी, 1 की, ठीक है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का सेम साइन होता है ना, ठीक है। अगर सेम साइन है तो यहां पर भी वही बात रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी 5 की वैल्यू ज्यादा, फिर पोटेंशियल एनर्जी 4, फिर पोटेंशियल एनर्जी 3, फिर पोटेंशियल एनर्जी 2, और फिर पोटेंशियल एनर्जी 1। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जीज हैं और टोटल एनर्जी को तो आपने अरेंज कर दिया। नाउ अब टाइम आता है काइनेटिक एनर्जी को अरेंज करने का, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का बताओ, काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ याद है क्या? काइनेटिक एनर्जी जो होती थी उसमें और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन था? दोनों एग्जैक्टली दोनों की जो मैग्नीट्यूड थी वो सेम थी, केवल साइन अपोजिट था। तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होता था ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बताओ। काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की? टोटल एनर्जी कितनी है? -13.6। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? +13.6, +13.6। सेकेंड ऑर्बिट की +3.4, है ना। बस इस तरह से आप कंपेयर करते जा रहे हो, बस वैल्यू प्लस में हो गई है। तो अब बताओ काइनेटिक एनर्जी 1 ज्यादा होगा या काइनेटिक एनर्जी 2 ज्यादा होगा? काइनेटिक एनर्जी 3, काइनेटिक एनर्जी 4, काइनेटिक एनर्जी 5, इन सब में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी? 1 की होगी, फॉलोड बाय 2, फॉलोड बाय 3, फॉलोड बाय 4, फॉलोड बाय 5। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, तो अब हम ये बात समझे हैं कि इनके बीच में रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या है और किस तरह से वो इंक्रीज हो रही होती है या डिक्रीज हो रही होती है। तो टोटल एनर्जी जो है वो सबसे कम कहां पर होगा? फर्स्ट ऑर्बिट में। टोटल एनर्जी धीरे 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 करके इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी सबसे अधिक कहां पर होगा? अगेन पोटेंशियल एनर्जी भी जब आप हायर ऑर्बिट्स की तरफ जाओगे तो इंक्रीज होती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा कहां पर होगी? फर्स्ट ऑर्बिट में सबसे मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां पर होगी? फर्स्ट ऑर्बिट में। फर्स्ट ऑर्बिट में टोटल एनर्जी मैक्सिमम कहां पर होगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां पर होगी, ये देख लेते हैं। ये दोनों मैक्सिमम कहां पर होगी? तो आपको पता है ना टोटल एनर्जी का फॉर्मूला कितना आया था, हम किस तरह से निकाले थे टोटल एनर्जी? -k इंटू ZE² अपॉन 2R, ये आपको याद होगा। टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी थी? टोटल एनर्जी हमें मिला था -k ZE² अपॉन 2R। पोटेंशियल एनर्जी कितना मिला था? -k ZE² अपॉन R, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी कितना मिला था? काइनेटिक एनर्जी था -k ZE² अपॉन 2R प्लस, ठीक है। तो अब ये देखो काइनेटिक एनर्जी जो है वो तो रेडियस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये देखना इसको, काइनेटिक एनर्जी जो है आपकी वो रेडियस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप रेडियस को बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा, रेडियस को घटाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। और रेडियस सबसे कम किसकी होती है? रेडियस सबसे कम होती है फर्स्ट ऑर्बिट की। दैट्स वाई काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किसका है? फर्स्ट ऑर्बिट का है, ठीक है। नाउ कमिंग टू टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का ये देखना, टोटल एनर्जी वाली जो वैल्यू है वो तो हमेशा नेगेटिव आएगी। तो टोटल एनर्जी मैक्सिमम कब हो सकता है? जब टोटल एनर्जी की वैल्यू 0 आ जाए। और वो 0 कब होगा? ये जो R की वैल्यू है ना,
आर की वैल्यू, ये आर की वैल्यू इंफिनिटी अगर आप पुट कर देते हो, अगर आर की वैल्यू इंफिनिटी हो जाती है तो उस केस में टोटल एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, करेक्ट? ठीक है, तो अगर हम आर की वैल्यू इंफिनिटी रख दें, इंफिनिट डिस्टेंस रख दें, तो फिर उस केस में टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब फिर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 0, और यही होगी मैक्सिमम टोटल एनर्जी, क्योंकि बाकी सारी एनर्जी तो, टोटल एनर्जी तो नेगेटिव में होती है। ओके, सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जनरली किस में होती है? नेगेटिव में होती है। अगर उसकी वैल्यू कहीं से आप 0 कर दो तो फिर वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की, है ना? तो इंफिनिटी अगर आप आर की वैल्यू इंफिनिटी पुट कर देते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी 0 विल बी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां पर? फर्स्ट ऑर्बिट में, और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी मैक्सिमम कहां पर? इन्फिनिट ऑर्बिट में। ठीक है, ओके। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट है यहां से डेराइव्ड, क्योंकि टोटल एनर्जी, इस पे फोकस करना, क्योंकि टोटल एनर्जी जो आपकी है वो टोटल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम कहां पर होती है? इन्फिनिटी पे होती है, और मिनिमम कहां पर होती है? फर्स्ट ऑर्बिट में होती है ना? टोटल एनर्जी मिनिमम कहां पर होता है? फर्स्ट ऑर्बिट में, और मैक्सिमम कहां पर होता है? इन्फिनिट डिस्टेंस में। दिस इज द रीजन, आपको ये पता है कि जहां पर भी एनर्जी सबसे कम होती है एनर्जी, वो रीजन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, जहां पर एनर्जी सबसे कम है, सपोज किसी की एनर्जी, जैसे पोटेंशियल एनर्जी, इस पेन की पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम कहां पर होगी? ग्राउंड पे होगी। और इसी पेन की एनर्जी अगर एक प्लेटफॉर्म पे इसको रख दूं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन ये पेन मैक्सिमम स्टेबल कहां पर होगा? ग्राउंड में होगा, है ना? प्लेटफॉर्म पे ये कम स्टेबल है। तो एक सिस्टम की एनर्जी जितनी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होती है। अगर एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी अधिक होगी। ठीक है, एनर्जी एंड स्टेबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये जो स्टेटमेंट है ये आपको आगे केमिस्ट्री में बहुत काम में आएगा। ठीक है, एनर्जी और स्टेबिलिटी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एनर्जी और स्टेबिलिटी आपस में होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप ये बताओ कि जहां पर टोटल एनर्जी मिनिमम है, सबसे कम है, वहां पर स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, है ना? जहां पर टोटल एनर्जी मिनिमम है वहां पर स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, करेक्ट? और जहां पर भी टोटल एनर्जी मैक्सिमम है वहां पर स्टेबिलिटी मिनिमम होगी। सही बात है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कहां पर होगा एक इलेक्ट्रॉन? जहां पर उसकी टोटल एनर्जी मिनिमम है, और टोटल एनर्जी मिनिमम कहां पर होती है? फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, मैक्सिमली स्टेबल होता है एक इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, बिकॉज उसमें उसकी टोटल एनर्जी मिनिमम होती है, सबसे कम होती है। ये रीजन है कि हम फर्स्ट ऑर्बिट को ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं। ग्राउंड स्टेट का मतलब मोस्ट स्टेबल स्टेट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट, ये रीजन है। फर्स्ट ऑर्बिट इज ऑल्सो नोन एज ग्राउंड state. It is most stable state of an electron. ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इन्फिनिट डिस्टेंस पे पहुंच जाए, मतलब एक एटम से ही बाहर निकल जाए, इन्फिनिट डिस्टेंस पे पहुंच जाने का यही मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़कर बाहर निकल गया, तो अगर वो इन्फिनिट डिस्टेंस पे पहुंच जाएगा तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जब वो n इज इक्वल टू 1 में रहेगा तो उसकी एनर्जी इन केस ऑफ हाइड्रोजन कितनी होगी? -13.6 होगी। ठीक है, या फिर किसी और एटम में भी एक इलेक्ट्रॉन जो n इज इक्वल टू 1 में है उसकी एनर्जी हमेशा मिनिमम होती है। दैट्स वाई हम n इज इक्वल टू 1 को ग्राउंड स्टेट कहते हैं। ओके, ठीक है। एक टर्म आप सीखना है, यहां पर एक टर्म सीखना, n इज इक्वल टू 1 से लेकर n इज इक्वल टू 2,
अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है और वो n इज इक्वल टू 2 में जाना चाहता है, तो उसे कितनी एनर्जी गेन करनी पड़ेगी? जितनी एनर्जी डिफरेंस इन दोनों ऑर्बिट की है। कितनी एनर्जी डिफरेंस आई थी? 13.6 और 3.4 का डिफरेंस कितना आया था? 10.2। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 में जाना है, तो वो कितना एनर्जी गेन करेगा? 10.2। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को अगर n इज इक्वल टू 1 से लेकर n इज इक्वल टू 3 में जाना है, तो वो कितनी एनर्जी गेन करेगा? जितनी इन दोनों की एनर्जी डिफरेंस है। और इन दोनों की एनर्जी डिफरेंस कितनी है आप देख लो ध्यान से, 13.6 और 1.51 की एनर्जी डिफरेंस। आप कैलकुलेट करेंगे तो मिल जाएगा आपको 12.09। तो ये हो गया 12.09। अगर एक इलेक्ट्रॉन को n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 4 में जाना हो, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 4 में, मतलब -13.6 से वो सीधा कहां पर उछल कर जाना चाह रहा है? 0.85 तक। ठीक है, तो वो कितनी एनर्जी, -13.6, 0.85, जाना किस ऑर्बिट में चाह रहा है? 0.85 ऑर्बिट में चाह रहा है। तो इस प्रोसेस में वो कितनी एनर्जी के फोटोन को गेन करेगा? जितनी इन दोनों के बीच की एनर्जी डिफरेंस है। और वो एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करने पे आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर भी 10.2 प्लस 1.89 प्लस 0.66, ठीक है, वो मिल जाएगा 12.75। फाइन। तो n इज इक्वल टू 1 से 2 में जाए, n इज इक्वल टू 1 से 3 में, n इज इक्वल टू 1 से 4 में, इन सारे के लिए एक टर्म है 1 से। ध्यान रखना, जा कहां से रहा है? 1 से जा रहा है। हम इस पर्टिकुलर एनर्जी को कहते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल। 1 से 2 में गया फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, 1 से 3 में गया सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, 1 से 4 में गया थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल टर्म तभी यूज होगी जब इलेक्ट्रॉन 1 से चला हो। ठीक है, फर्स्ट का मतलब जस्ट इमीडिएटली ऊपर गया, 1 से 2 में चला गया। सेकेंड का मतलब 1 से 3 में चला गया। उसके बाद थर्ड का मतलब 1 से 4 में चला गया। ओके, तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल। उसके बाद वाले को बोलेंगे सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, फिर यह है थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल। फाइन। कहीं मैं एक्साइटेशन पोटेंशियल को ईपी जो मैंने लिखा है, ईपी का मतलब है एक्साइटेशन पोटेंशियल। ध्यान रखना स्टार्ट कहां से होगा हमेशा? इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स फ्रॉम n इज इक्वल टू 1। ओके, क्लियर? ठीक है, अब ये पॉइंट तुम समझ गए। अब क्या है कि इसके आगे कुछ और टर्म सीखना है। जैसे n इज इक्वल टू 1, इसको क्या बोलते हो? फर्स्ट ऑर्बिट। n इज इक्वल टू 2 को सेकेंड ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 3 को थर्ड ऑर्बिट। अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1, तो 1 जो है पहला वाला, उसे तो ग्राउंड स्टेट कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो वो कहां पर जाएगा? 2 पे जाएगा, या 3 पे, या 4 पे। तो अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट टाइम एक्साइट हो रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज n इज इक्वल टू 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज n इज इक्वल टू 3। तो n इज इक्वल टू 2 का मतलब होता है, n इज इक्वल टू 2 का मतलब है, n इज इक्वल टू 2 का मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, पहली बार ही एक्साइट होगा तो n इज इक्वल टू 2 में पहुंचेगा। एक बार और एक्साइट होगा तो n इज इक्वल टू 3 में पहुंचेगा। एक बार और एक्साइट होगा तो n इज इक्वल टू 4 में पहुंचेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चाहे तो 1 से 3 में डायरेक्टली जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 से 4 में भी डायरेक्टली जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके, तो एक बार हम उसको डिफाइन कर लेते हैं। n इज इक्वल टू 1 को इसे हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। n इज इक्वल टू 2 को हम कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n इज इक्वल टू 3 को कहते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। समझ गए? n इज इक्वल टू 4 को क्या बोलेंगे? थर्ड एक्साइटेड स्टेट।
तो अभी आपको मैंने एक्साइटेशन पोटेंशियल पढ़ाया, अभी क्या बताया, एक्साइटेड स्टेट क्या होते हैं, ठीक है। ओके, अब एक और टर्म आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन, अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन, आयोनाइजेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन अगर कभी भी इंफिनिटी में चला जाए, मतलब n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी या n इज इक्वल टू 2 से इंफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अगर कभी भी इंफिनिटी में चला जाएगा तो फिर आप बोलोगे कि आयोनाइजेशन हो गई है, ठीक है। तो आयोनाइजेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्टेट टू n इज इक्वल टू इंफिनिटी। इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट से चलेगा तो आप बोलोगे एक्साइटेशन पोटेंशियल। ये एक्साइटेशन पोटेंशियल में कहां से चल रहा है वो फिक्स था, आयोनाइजेशन में कहां तक जा रहा है ये फिक्स्ड है, कहां तक जाएगा, n इज इक्वल टू इंफिनिटी तक, ठीक है। तो मैं लिख देती हूं यहां पर एक साथ, एक्साइटेशन पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन कहां से स्टार्ट हो रहा था, n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा था, और आयोनाइजेशन में, आयोनाइजेशन पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन कहां तक पहुंचेगा, इलेक्ट्रॉन रीचेस n इज इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट को स्पेशली आपको ध्यान रखना है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिफाइन करते वक्त हमेशा ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन कहां तक जा रहा है, n इज इक्वल टू इंफिनिटी तक जा रहा है। एक्साइटेशन पोटेंशियल को डिफाइन करते वक्त ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन कहां से चल रहा है, n इज इक्वल टू 1 से चल रहा है, ठीक है। ओके, अब चलो डिफाइन करते हैं आयोनाइजेशन। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 से कहा जा रहा है, इंफिनिटी तक, n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू इंफिनिटी। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहां से कहा जा रहा है, n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू इंफिनिटी, n इज इक्वल टू इंफिनिटी तो फिक्स्ड है, ठीक है। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू इंफिनिटी तक जा रहा है, ठीक ठीक बात है। ओके, अब 1 से इंफिनिटी कोई अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसका मतलब है कि आप उस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी सप्लाई करोगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन 1 से 2 में जाता है तो आप उसको कितना एनर्जी सप्लाई करते हो, जितना उन दोनों के बीच की एनर्जी डिफरेंस होती है। उसी तरह से फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी डिफाइन करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन को 1 से इंफिनिटी तक भेजने के लिए आप कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, उतनी एनर्जी सप्लाई करोगी जितना इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप है ना, ठीक है। तो ये है इसके n इज इक्वल टू इंफिनिटी पे टोटल एनर्जी कितनी होती है, 0, और n इज इक्वल टू 1 पे टोटल एनर्जी कितनी होती है, -13.6। तो इन दोनों का गैप कितना है, 13.6 का गैप है। इसका मतलब है -13.6 को 0 बनाने के लिए आप कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स वाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोई दिक्कत। नाउ सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करने के लिए n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू इंफिनिटी में इलेक्ट्रॉन को भेजना है। वैल्यू पुट करते हैं, -3.420 है ना। ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कितनी एनर्जी सप्लाई करोगे, आप सप्लाई करोगे प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर, समझ रहे हो। मतलब वही सेम बात है, -13.6 से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करना है, पूरा पूरा बाहर निकाल लेना है। एनर्जी कितना देंगे हम, 13.6 एनर्जी देंगे। -3.4 को 0 करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी में भेजने के लिए, इंफिनिटी में भेजना मतलब एटम से बाहर निकाल देना, तो -3.4 को 0 में चेंज करने के लिए आप कितनी एनर्जी सप्लाई करोगे, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सप्लाई करोगे। -1.51 को 0 में करने के लिए आप कितनी एनर्जी सप्लाई करेंगे, +1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सप्लाई करेंगे। समझ गए हो बात, ओके। तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, फाइन, ओके। अब ये तो कुछ टर्म्स हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेशन पोटेंशियल,
और एक्साइटेड स्टेट, ये तीनों टर्म आप ध्यान रखना, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्चुअल बात सीखें, किस तरह से एक इलेक्ट्रॉन फोटोन को ऑब्जॉर्व करता है और हायर स्टेट में जाता है। आप ये जानते हो, मैंने आपको बताया है पहले कि एक 1 इलेक्ट्रॉन 1 फोटोन रूल मैंने बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन को ऑब्जॉर्व करेगा, है ना। कभी भी एक इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा फोटोन को ऑब्जॉर्व नहीं कर सकता। या तो एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को रिजेक्ट कर देगा, नहीं तो ऑब्जॉर्व करेगा तो पूरा पूरा ऑब्जॉर्व करेगा। जिसको ऑब्जॉर्व कर रहा है उसको कंप्लीटली ऑब्जॉर्व कर रहा है, जिसको नहीं कर रहा है उसको भेज दिया। और ऑब्जॉर्व करेगा तो सिर्फ एक को ही करेगा, ठीक है। एक को ऑब्जॉर्व करेगा, कंप्लीटली ऑब्जॉर्व करेगा, और एल्स रिजेक्ट कर देगा कंप्लीटली, ठीक है। ओके, अब क्या है कि जो यहाँ पे हमने टर्म सीख लिए हैं, अब थोड़ा इनको एक्सटेंड करना है, कॉन्सेप्ट समझना है। तो फर्स्ट ऑर्बिट जो हमारा था उसकी एनर्जी कितनी, -13.6, आप यहां देख सकते हो, इसको देख लो, ठीक है, -13.6। उसके बाद -3.4, फिर -1.51, ठीक है। ये एनर्जी वैल्यूज अगर आप याद रख लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे। ओके, -13.6 माइनस ये वाला जो मैंने बस बनाया है इस वाले पेज में, इसको आप याद रख लेना, इससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और फिर टर्म्स तो आपको याद रखना ही है। ओके, तो हाँ, -13.6 एनर्जी, -3.4, -1.51, इस तरह से एनर्जी है। सबसे पहली बात है कि एक इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 में है। फर्स्ट केस, एक इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 में है और वो इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को गेन करना चाह रहा है। मतलब हमने एक इलेक्ट्रॉन है, वो n इज इक्वल टू 1 में है, ग्राउंड स्टेट में है। हमने एक फोटोन को बॉम्बार्ड किया और वो जो फोटोन था उस फोटोन की एनर्जी थी 10.2, फोटोन की एनर्जी थी 10.2। तो क्या हमारा इलेक्ट्रॉन उस 10.2 के फोटोन को ऑब्जॉर्व करेगा, यस और नो? यस करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि 10.2 वो एग्जैक्टली एनर्जी है जिस एनर्जी से वो n इज इक्वल टू 2 में जा सकता है। सही बात है, ऊपर जाने के लिए उसको 2 में जाने के लिए उसको कितनी एनर्जी चाहिए? ग्राउंड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन को 10.2 एनर्जी चाहिए। फाइन, अब नेक्स्ट, अगर मान लो मैंने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को बॉम्बार्ड किया, मैंने जो फोटोन बॉम्बार्ड किया वो 10.2 का नहीं होके 10 का है, तो बताओ क्या उसको ऑब्जॉर्व करेगा एक इलेक्ट्रॉन? कभी ऑब्जॉर्व नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। एक इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन को कभी ऑब्जॉर्व नहीं करेगा, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ऑब्जॉर्व करके उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। उसको आगे जंप करना था, उसके लिए एनर्जी ऑब्जॉर्व करनी थी। 10.2 कम से कम मिलना ही मिलना चाहिए, तभी तो वो n इज इक्वल टू 2 में पहुंच सकता है। तो 10 या 9 या 8 या 7 या 3 या 2, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर आप एक फोटोन गिराओगे तो n इज इक्वल टू 1 वाला इलेक्ट्रॉन कभी भी उस फोटोन को ऑब्जॉर्व नहीं करने वाला है। तो n इज इक्वल टू 1 वाला इलेक्ट्रॉन मिनिमम कितने एनर्जी वाले फोटोन को ऑब्जॉर्व करेगा? 10.2 एनर्जी वाले फोटोन को ऑब्जॉर्व करेगा और कहां पहुंच जाएगा? n इज इक्वल टू 2 पे। तो इन शॉर्ट, फोटोन को ऑब्जॉर्व एक इलेक्ट्रॉन तभी करेगा जब उसकी कोई पर्पस सॉल्व हो रही है। कौन सी पर्पस? आगे बढ़ने की पर्पस, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब है कि 10.2 अब्सॉर्ब हो जाएगा। आगे इसके बाद बताइए, इसके बाद कितना वाला फोटोन अब्सॉर्ब होगा? 12.09 वाला, क्योंकि 12.09 वाले फोटोन को अब्सॉर्ब करके एक इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 3 में पहुंच सकता है ना। ठीक है, क्या कभी भी वो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन को अब्सॉर्ब करेगा? नहीं, वो एग्जैक्टली उतना ही अब्सॉर्ब करेगा जितना उसे आगे बढ़ने के लिए चाहिए, उससे ज्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं, ठीक है। ओके, फिर और वो कौन से फोटोन को ऑब्जॉर्व कर सकता है? वो ऑब्जॉर्व कर सकता है 12.75 को, क्योंकि 12.75 को ऑब्जॉर्व करने के बाद n इज इक्वल टू 1 से वो n इज इक्वल टू 4 में पहुंच जाएगा। तो 12.3 का अगर आप फोटोन गिरा दोगे तो उसको वो रिजेक्ट कर देगा, ऑब्जॉर्व नहीं करेगा। तो एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो n इज इक्वल टू 1 में बैठा हुआ है वो 10.2 को, 12.09 को और 12.75 को ऑब्जॉर्व करेगा। समझ गए? चलिए लिख लेते हैं इस बात को। एक इलेक्ट्रॉन अभी हमारा जो फर्स्ट केस है ना, केस 1, एक इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट will
absorb a photon of 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन सबको अब्सॉर्ब कर लेगा। will reject a photon of 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। अगर 7 वाला इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्ड कर दोगे तो उसको अब्सॉर्ब नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा। 9 को भी रिजेक्ट कर देगा। 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि भाई वो 10.2 से तो पहुंच जाएगा फर्स्ट में, लेकिन बाकी जो बची हुई 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रह जाएगी, उसका वो क्या करेगा, तो उसको एकदम एग्जैक्टली उतनी एनर्जी चाहिए जितना एनर्जी गैप है इन बिटवीन ऑर्बिट्स, ठीक है। 11 को अब्सॉर्ब नहीं करेगा, इसको भी अब्सॉर्ब नहीं करेगा, इसको भी अब्सॉर्ब नहीं करेगा, समझ गए हो, ठीक है। 12.5 का अगर गिराओगे तो उसको भी अब्सॉर्ब नहीं करेगा, विल रिजेक्ट, उसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है ना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, ये बात तुम समझ गए। अब है, बताइए, एक इलेक्ट्रॉन जो n इज इक्वल टू 2 में है, n इज इक्वल टू 2 में है, क्या वो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अब्सॉर्ब कर सकता है क्या, जो n इज इक्वल टू 2 में प्रेजेंट है? नहीं कर सकता है। जो n इज इक्वल टू 2 में प्रेजेंट होगा ना, n इज इक्वल टू 2 ये रहा, उसमें जो प्रेजेंट होगा वो उसको कहां तक जाना है, या n इज इक्वल टू 3 पे जाना है, या फिर n इज इक्वल टू 4 पे जाना है, या फिर n इज इक्वल टू 5 पे जाना है ना। तो कम से कम n इज इक्वल टू 2 पे जाने के लिए, n इज इक्वल टू 3 पे जाने के लिए, नॉट 2, 3 पे जाने के लिए, 2 से 3 पे जाने के लिए उसको कम से कम 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो चाहिए ही चाहिए ना। उसको और आगे जाना है तो फिर 1.89 प्लस 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो अगर आप एक 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन गिराते हो एक ऐसे इलेक्ट्रॉन पे जो n इज इक्वल टू 2 में प्रेजेंट है, तो वो उसको कभी भी अब्सॉर्ब नहीं करेगा, है ना। तो हम लिख लेते हैं केस टू, एक इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट will absorb a photon of 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और रिजेक्ट किसको करेगा, will reject a photon ऑफ 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने 1.5 डाला, आप अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी डालोगे तो उसको भी रिजेक्ट कर देगा, ठीक है, ओके। अब एक लास्ट केस, अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ना वो ग्राउंड स्टेट में बैठा हुआ है, -13.6 में बैठा हुआ है, उसको इन्फिनिटी में भेजने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 13.6 की एनर्जी चाहिए। तो अगर मैं उसे 13.6 एनर्जी देती हूं तो वो उसको अब्सॉर्ब कर लेगा और इन्फिनिटी में चला जाएगा, ठीक है। नाउ अगर मैं उसे 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दूं, किसको, जो n इज इक्वल टू 1 में प्रेजेंट है, उसको अगर मैं 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दूं तो क्या होगा, उस केस में वो 13.6 वो फोटोन को अब्सॉर्ब कर लेगा, और फोटोन को अब्सॉर्ब करके 13.6 से तो वो इंफिनिटी में आया, और बाकी जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस वाली बात है ये तब तक ही वैलिड होती है जब तक एक एटम के अंदर की बात हो रही होती है। एक बार एक इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल जाएगा उसके बाद तो वो कितनी भी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकता है। तो ये समझना कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है, केस नंबर 3 में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है। इसको आप प्रोवाइड कर दियो फोटोन ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज मेड टू फॉल। इस केस में क्या होगा, इस केस में इलेक्ट्रॉन विल absorb the photon and will reach up to infinity, ठीक है, समझ गए।
अगर अगर इलेक्ट्रॉन है इन ग्राउंड स्टेट और आपने एक फोटोन ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिरा दिया, तब क्या होना है? एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है और आपने गिरा दिया है फोटोन ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो इस केस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विल absorb the photon or with 13.6 electron volt energy it will reach infinity on absorbing 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इट विल रीच इन्फिनिटी, और जो रिमेनिंग 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी will get converted into, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी ये? काइनेटिक एनर्जी में। समझ गए हो बात? ओके, तो ये ध्यान रखना कि हमेशा दो ऑर्बिट के बीच में जो एनर्जी गैप होता है उतने का ही फोटोन अब्सॉर्ब्ड होता है, एक्सेप्ट अगर मान लो कभी आप एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिए हो, एक फोटोन की हेल्प से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिए, मतलब इंफिनिटी में ले गए, फिर तो उस केस में कोई सा भी फोटोन अब्सॉर्ब हो सकता है, क्योंकि इंफिनिटी तक जाने के बाद की जो एनर्जी है, उसके बाद भी जितनी रिमेनिंग एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, ओके। अब ये सारी बात होने के बाद इलेक्ट्रॉन आप समझ गए हो, अगर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है तो नीचे भी आ सकता है। ऊपर जाने में वो अब्सॉर्ब करता है फोटोन को, नीचे आने में क्या करेगा? एमिट करेगा फोटोन को। ठीक है, तो जब फोटोन एमिट होंगे तो फोटोन तो अल्टीमेटली लाइट है ना, तो आपको स्पेक्ट्रम मतलब बैंड ऑफ कलर्स या फिर बैंड ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स मिलेगी। वो वेवलेंथ अल्टीमेटली है क्या? वो फोटोन है। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के फोटोन मिलेंगे, जैसे मान लो 3 से 1 में आ रहा है तो एक पर्टिकुलर एनर्जी का फोटोन मिलेगा, अगर 4 से 1 में आ रहा है या 4 से 2 में आ रहा है तो एक पर्टिकुलर एनर्जी का फोटोन मिलेगा। और आपको पता है सबसे ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन कब मिलता है? जब 2 से 1 में ट्रांजिशन होती है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ओके। अगर आपके पास एनर्जी है तो आप उस एनर्जी की हेल्प से वेवलेंथ भी निकाल सकते हो ना। अगर आपके पास एनर्जी है फोटोन की तो उस एनर्जी की हेल्प से आप वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं ऑफ फोटोन, राइट? आपके पास फॉर्मूला है, ओके। अब चलिए हम एक, समझ गए हो, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स ऊपर गए, वो जब वापस नीचे आए एनर्जी को अब्सॉर्ब करके ऊपर गए, एनर्जी सप्लाई आपने बंद कर दी तो वो नीचे आए। नीचे आते वक्त उन्होंने क्या करा? उन्होंने फिर फोटोन्स को एमिट करा, उसी फोटोन को हम प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहला है n इज इक्वल टू 1, ये है n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 8। ओके, ठीक है। आपको पता है जब n इज इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो आपको जो बैंड ऑफ फोटोन्स, बैंड ऑफ वेवलेंथ मिलती है, उसे आप क्या कहते हो? लाइमन सीरीज कहते हो। इसे आप कहते हो लाइमन सीरीज। जब इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 में आता है तो उसे आप क्या कहते हो? बामर सीरीज। तो n इज इक्वल टू 2 में आ रहा है, n इज इक्वल टू 2 में आ रहा है, कहां से आ रहा है? कहीं से भी आए, आना कहां पर है? n इज इक्वल टू 2 में आना है। ठीक है, सिमिलरली लाइमन सीरीज में आ कहां पर रहा है? n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है, कहां से आ रहा है? कहीं से भी आए, डजंट मैटर, आना है n इज इक्वल टू 1 में। तब उस केस में जितने भी फोटोन एमिट होंगे उनको हम लाइमन सीरीज को बिलोंग करता हुआ बोलेंगे। ठीक है, लाइमन के बाद बामर होता है, बी के बाद पी आता है, पाशन सीरीज। तो n इज इक्वल टू 3 में अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उस केस में जितने भी प्रोबेबल फोटॉन्स एमिट होंगे उन सभी को एक साथ आप क्या बोलते हो? पैशन सीरीज। n इज इक्वल टू 4 में अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इसे आप कहते हो ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, और n इज इक्वल टू 5 में आ रहे हैं तो इनको आप बोलते हो पी फंड सीरीज। हमफ्री आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, पी फंड तक पूछा जाता है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5।
अब यहाँ पर बहुत सारे लाइंस होते हैं, बहुत सारे लाइंस हैं, क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट फोटोन्स एमिट होती है। 2 से 1 में आएगा तो एक फोटोन एमिट होगा। अगर मान लो किसी के कोई ऐसा हाइड्रोजन एटम है जो खूब सारी एनर्जी गेन कर लिया था, तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 5 में पहुंच गए, फिर वो 5 से 1 में आएंगे, ठीक है। किसी में 1 से 3 में पहुंच गए, फिर वो 3 से 1 में आएंगे। तो डिपेंडिंग ऑन कौन सा इलेक्ट्रॉन कितनी कितनी एनर्जी ऑब्जॉर्व किया है, वो वापस जब रिटर्न होता है तो अलग अलग एनर्जी वाले फोटोन को एमिट कर रहा होता है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में लाइमन सीरीज मैंने बनाया है। बस पता कैसे चला, इलेक्ट्रॉन कहां पर लैंड कर रहे हैं, n इज इक्वल टू 1 में लैंड कर रहे हैं, ठीक है। ओके, जो पहले जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज, ये फर्स्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज is known as alpha line. सेकेंड लाइन, पहला लाइन कौन है लाइमन सीरीज का, n is equal to 2 से 1। सेकेंड लाइन कौन है 3 से 1। फोर्थ लाइन कौन है 4 से 1। से 1 इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, ये बीटा कहलाता है, ये गामा लाइन कहलाता है, अल्फा बीटा गामा। सिमिलरली यहां पर भी अल्फा लाइन, बीटा लाइन, गामा लाइन। बामर सीरीज की अल्फा लाइन कौन सी होगी, फर्स्ट लाइन कौन सी होगी 3 से 2। बामर सीरीज सुनते ही समझ जाना कहां पे आ रहा है, 2 में आ रहा है। फर्स्ट लाइन का मतलब इमीडिएटली ऊपर, मतलब 3 से 2। सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज विल बी 4 से 2। थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज विल बी 5 से 2। ओके ओके, अब आता है पैशन सीरीज में। पैशन सीरीज में 4 से 3, कहां तक आएगा पैशन में, 3 तक आएगा। पहला लाइन का मतलब 4 से 3, सेकेंड लाइन का मतलब 5 से 3, नेक्स्ट लाइन का मतलब 6 से 3, ठीक है। ये सब एमिशन स्पेक्ट्रम है, मतलब हमेशा ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तभी फोटोन एमिट होते हैं, है ना। नीचे से ऊपर जाएगा तब तो फोटोन अब्सॉर्ब होंगे। अल्फा लाइन, बीटा लाइन, गामा लाइन, अल्फा लाइन, बीटा लाइन, गामा लाइन, अल्फा लाइन, बीटा लाइन, गामा लाइन। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब ये अलग अलग सीरीज ऑब्टेन हो गई है। अब क्या है कि इन सीरीज को ऑब्टेन करने, इन सीरीज को लिखने के बाद एक लास्ट लाइन है जो मैंने हर जगह पे छोड़ दिया है। एक लाइन हमारी बनती है, एक लाइन है n इज इक्वल टू 4 से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, आपको पता है कहां तक आ रहा है, n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है लाइमन सीरीज में। ऐसे ही n इज इक्वल टू 5 से भी इलेक्ट्रॉन आएगा लाइमन सीरीज में, n इज इक्वल टू 6 से भी इलेक्ट्रॉन आएगा n इज इक्वल टू 1 में, 7 से भी आएगा 1 में, 8 से भी आएगा 1 में, 9 से भी आएगा 1 में। सबको हम किस में प्लेस करेंगे, लाइमन में प्लेस करेंगे। तो जो लास्ट लाइन होगी वो कहां से आ रही होगी, इंफिनिटी से, कहां तक, 1 तक। तो उसको मैं ड्रॉ कर देती हूं, इंफिनिटी से, इंफिनिटी से, इंफिनिटी से 1 तक। ओके, इंफिनिटी से 1 तक। ये लास्ट लाइन है, हर एक केस में ये लाइन बनेगा, क्योंकि हर एक केस में ये पॉसिबिलिटी है कि लास्ट लाइन कहां से आएगी, इंफिनिटी से, इंफिनिटी से 1 तक, ठीक है। इंफिनिटी से 1 तक, इंफिनिटी से 2 तक, इंफिनिटी से 3 तक, इंफिनिटी से 4 तक, इंफिनिटी से 5 तक और इंफिनिटी से 6 तक। ओके, तो ये जो लास्ट लाइन है जो इंफिनिटी से आ रही है, उस लाइन को हम कहते हैं सीरीज लिमिट। लास्ट लाइन, लास्ट लाइन इन एवरी सीरीज, इन एवरी सीरीज कहां से आ रही होती है, कम्स फ्रॉम इंफिनिटी, और उसे हम कहते क्या है, सीरीज लिमिट। ऊपर लिख देती हूं शायद, हाँ, दिस इज सीरीज लिमिट, सीरीज लिमिट, ठीक है। ओके, फर्स्ट लाइन को आप तो समझ गए, फर्स्ट लाइन इज अल्फा लाइन, सेकेंड लाइन इज बीटा लाइन, थर्ड लाइन इज गामा लाइन और लास्ट लाइन इज सीरीज लिमिट, ठीक है। चलो, अब आप ये बताओ कि इन सभी लाइन में सबसे ज्यादा एनर्जी वाली कौन सी लाइन होगी। अगर हम लाइमन सीरीज की बात करते हैं, एक सीरीज की बात करते हैं पहले, लाइमन सीरीज में सबसे ज्यादा एनर्जी वाली कौन सी लाइन होगी, इन लाइमन सीरीज सबसे ज्यादा एनर्जी वाली कौन सी लाइन होगी, जो इंफिनिटी से 1 तक आ रही है ना, क्योंकि उस केस में जो एनर्जी गैप है वो ज्यादा है। ओके ओके, देन उसके बाद
उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं सबसे कम एनर्जी वाली लाइन कौन सी है इन लाइमन सीरीज, तो लाइमन सीरीज में सबसे कम एनर्जी वाली लाइन कौन सी होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक आ रहा है, 2 से 1 तक आ रहा है। उसके ज्यादा एनर्जी कौन सी है, जिसमें 3 से 1 तक आ रहा है। ठीक है, तो बामर सीरीज की बात कर लो, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी वाली लाइन कौन सी होगी, जो सीरीज लिमिट है ना। तो इन एवरी सीरीज, अगर हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करें, इंडिविजुअल सीरीज की बात हो रही है, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज की बात हो रही है। इन एवरी सीरीज, इन एवरी सीरीज, सीरीज लिमिट इज द लाइन, लाइन का मतलब फोटोन है और कुछ नहीं, इज द लाइन विथ मैक्सिमम एनर्जी, है ना, विथ मैक्सिमम एनर्जी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन एवरी सीरीज alpha line is the line with minimum energy, okay, with minimum energy, समझ गए हो, ठीक। ये तो इंडिविजुअल सीरीज की बात हुई। अब अगर मैं दो सीरीज को मिला दूं, सारे सीरीज को मिलाकर बात करूं, आप ये बताओ, थोड़ा समझ कर बताना, ठीक है ना। लाइमन सीरीज की जो पहली लाइन है, मतलब अल्फा लाइन, उसकी एनर्जी कितनी होगी, n इज इक्वल टू 2 से इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है, एनर्जी कितना होगा, 10.2, राइट, ठीक है। तो ये एनर्जी कितनी होगी, ये वाली एनर्जी होगी, ये वाली एनर्जी होगी 10.2, ये एनर्जी है 10.2, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसके बाद मैंने आपको एक और एनर्जी याद कराई थी, आप याद, 10.2 के बाद एक हमने याद करा था 1.89 एनर्जी, वो किसके किसके बीच की एनर्जी थी, डिफरेंस थी, आप देख लो, मैंने आपको ये याद किया। ये 1.89 मिल रहा है, 1.89 जिसको मैंने स्टार मार्क किया अभी। 1.89 जो एनर्जी है वो किसके किसके बीच की एनर्जी डिफरेंस है, n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 2 की एनर्जी डिफरेंस है ना, 3 और 2 की। 2 में इलेक्ट्रॉन आया, इसका मतलब बामर सीरीज, ठीक है। 3 से 2 में आ रहा है, इसका मतलब पहला लाइन। तो जो अल्फा लाइन है उसकी एनर्जी कितनी होगी ऑफ बामर सीरीज, 1.89, करेक्ट, ठीक है। इसको देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक आ रहा है, 1 2 तो हो गया, 3 4 से 3 में आ रहा है, 4 से 3 में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, अगर तो कौन सा सीरीज बोलोगे, पाशन, क्योंकि 3 में आ रहा है, दैट्स वाई पाशन। फर्स्ट लाइन क्यों बोलेंगे, क्योंकि 4 से 3 में आ रहा है, ठीक है, ओके। 4 से 3 में आया, दैट्स वाई फर्स्ट लाइन ऑफ पाशन सीरीज। उसकी एनर्जी कितनी है ये बताइए, एनर्जी कितनी है, 0.66, तो लिख देती हूं एक बार, आप इसको देख लो, 10.2 एनर्जी मैंने इसका लिखा है। थोड़ा देख कर बताना, क्या ये वाली जो लाइन है, आई होप आप देख पा रहे हो, ये वाली जो लाइन है इसकी एनर्जी कितनी होगी, पिंक लाइन की एनर्जी 1.89, समझ में आया। 1.89 मतलब बामर सीरीज की पहली लाइन की एनर्जी होगी 1.89, ओके। देन पाशन सीरीज की पहली लाइन 0.66, पाशन सीरीज की पहली लाइन की एनर्जी होगी 0.66। तो अगर आप इन सभी को कंपेयर करोगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला कौन सा लाइन मिलेगा, लाइमन सीरीज का पहला लाइन। इन तीनों को कंपेयर करोगे ना, तो लाइमन सीरीज का जो पहला लाइन है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है एनर्जी गैप सबसे अधिक कहां पर होता है, n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में। तो इलेक्ट्रॉन कभी n इज इक्वल टू 1 में अगर आएगा तो उसकी हमेशा ही एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप अरेंज करो, थोड़ा आप अरेंज करके बताओ, चलिए आप अरेंज करके बताएंगे, एनर्जी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन अगर है ए, ओके, एनर्जी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर है बी, एनर्जी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ पाशन है सी, एनर्जी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट है डी,
एनर्जी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ पी फंड है ई। इन सभी में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? ए की, फॉलोड बाय बी, फॉलोड बाय सी, फॉलोड बाय डी, फॉलोड बाय ई। समझ गए हो ना? तो जितना ज्यादा आप क्लोजर रहोगे न्यूक्लियस के, उतनी अधिक एनर्जी गैप होती है। जब हम दूर जाते हैं न्यूक्लियस के तो एनर्जी गैप कम होती जाती है। ओके, ठीक है। अब इसमें अगर मैं एक दो लाइन और डाल दूं, इसमें अगर मैं आपसे ये भी पूछ लूं कि बताओ, कुछ और ऐड कर देते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। एनर्जी ऑफ सीरीज लिमिट ऑफ लाइमेन, एनर्जी ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ लाइमेन, ठीक है। इसकी एनर्जी एफ है, इसकी एनर्जी जी है। थोड़ा बता सकते हैं क्या इन सब में मैक्सिमम एनर्जी किसकी होगी? सीरीज लिमिट ऑफ लाइमेन की, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है? इंफिनिटी से 1 तक आ रहा है। किसी में से 1 तक आया तो ऑलरेडी वो तो बड़ा हो गया, ठीक है। अब उसमें भी सीरीज लिमिट से 1 तक आया, एक में 3 से 1 तक आया और एक में 2 से 1 तक आया, तो सबसे ज्यादा किसकी एनर्जी गैप होगी? सीरीज लिमिट से 1 तक। ओके, तो सीरीज लिमिट से 1 तक वाला जो एफ है वो सबसे ज्यादा होगा, फॉलोड बाय सेकेंड लाइन, फॉलोड बाय फर्स्ट लाइन। गॉट इट? उसके बाद तो बाकी ऐसा अरेंज कर देना आप। तो ये ध्यान रखना, आप न्यूक्लियस से जब करीब रहते हो तो एनर्जी गैप बिटवीन ऑर्बिट्स ज्यादा होती है, जब आप न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो एनर्जी गैप बिटवीन ऑर्बिट्स कम होती जाती है। मैं इस लाइन को लिख रही हूं, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। एनर्जी गैप between two orbits is more when they are closer to nucleus, ठीक है। and energy gap between two orbits is less when they are away from न्यूक्लियस। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। नाउ आप ये सारी बातें समझ गए हैं। हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम की जो क्वेश्चंस आती है ना, उसमें इस तरह से टर्म दिया रहता है, बामर सीरीज। मान लो क्वेश्चन एक आपको दिया रहेगा, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ photons in second line of Balmer series of हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो बामर सीरीज का मतलब सॉल्व करते वक्त क्या समझोगे? बामर सीरीज का मतलब ही क्या है? इलेक्ट्रॉन कहां पर आ रहा है? n इज इक्वल टू 2 में आ रहा है, ठीक। n इज इक्वल टू 2 में आ रहा है, ये तो हम समझ गए बामर सीरीज टर्म से। कहां से आ रहा है? फर्स्ट लाइन अगर होता तो 3 से 2 में आता, सेकेंड लाइन अगर है तो कहां से आ रहा है? 4 से 2 में आ रहा है। तो n इज इक्वल टू 4 से आ रहा है, n इज इक्वल टू 2 में। ओके, नाउ आपको इसी फोटोन की वेवलेंथ बतानी है। तो आप जानते हो इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांजिशन होता है तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं टू कैलकुलेट वेवलेंथ? 1/λ इज इक्वल टू RZ² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2², ठीक है। 1/λ इज इक्वल टू R इंटू हाइड्रोजन की Z कितनी होती है? 1 होती है, इंटू 1/n1²। n1² का मतलब आप बताओ सेकंड, ये समझ में आ गया ना। n1 की वैल्यू कितना पुट करोगे? 2। n2 की वैल्यू कितना पुट करोगे? 4। तो 1/4 माइनस 1/16, ठीक है। r इंटू 4 का स्क्वायर कर दिया 16, r इंटू 3/16 इज इक्वल टू 1/λ। तो लैम्डा इज इक्वल टू आ रहा है 16/3r। और मैंने आपको याद कराया था 1/r की वैल्यू कितनी होती है? 912 एंगस्ट्रॉम होती है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 16/3 इंटू 912 एंगस्ट्रॉम। इसको काट देंगे, कितनी बार में ये कट गया?
304 टाइम्स में कट गया, ठीक है। तो ये आ गया है आपका 64 और 48 एंगस्ट्रम। ओके, तो 4864 एंगस्ट्रम रिजल्ट मिला। और बस आप ट्रांजिशन के लिए ये फॉर्मूला यूज करना। इस तरह से आपको बहुत अलग अलग लाइंस दी होगी, लाइंस को आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए, ठीक है। ओके, अच्छा ये बताओ, अगर आपसे इसमें पूछा होता कैलकुलेट एनर्जी ऑफ थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, देखो कभी भी सीरीज का नाम दे देगा इसका मतलब ट्रांजिशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, इसकी एनर्जी बतानी है। तो मैंने ट्रांजिशन में एनर्जी आपको निकालने के लिए बताया था, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू, कैसे निकाला जाता है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 13.6 इंटू z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। z स्क्वायर कितना पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 13.6 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा, इनटू लाइमन सीरीज बोल दिया, इसका मतलब n1 इज इक्वल टू कितना हो गया, n1 इज इक्वल टू हो गया 1। थर्ड लाइन बोल रहा है, थर्ड लाइन का मतलब फर्स्ट लाइन कौन सी होगी 2 से 1, सेकेंड लाइन कौन सी होगी 3 से 1, थर्ड लाइन कौन सी होगी 4 से 1। तो थर्ड लाइन का मतलब है 4 से 1, ठीक है, 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1। n2 इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो आप वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस 1/16 अगेन, तो ये कितना बन गया 13.6 इंटू 15/16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं है। तो एनर्जी निकालने बोलेगा तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और अगर कभी भी आपको लैम्डा निकालने को बोलता है तो वो आर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ओके, ठीक है, फाइन फाइन फाइन। अब हो गया है ये सारी बातें। क्वेश्चन का एक और क्या होता है फॉर्मेट, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम में देखते हैं। अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन है जो 4 एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट्स फ्रॉम, पहले 3 to 1 कर लो, 3 to 1 ऑर्बिट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ लाइंस। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन छोड़ दो, इलेक्ट्रॉन है मतलब आपके पास n नंबर ऑफ एटम्स हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ ट्रांजिशन कर रही है, 3 से 1 में ट्रांजिशन कर रही है। तो कितने पॉसिबल लाइंस ऑब्टेन होंगे, कितने पॉसिबल फोटोन्स एमिट होंगे, ये आपको बताना है। ओके, अब देखो कितने पॉसिबिलिटीज में, तो खैर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 1 में डायरेक्टली आ जाए, ये एक पॉसिबिलिटी है। या फिर हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3 से पहले n इज इक्वल टू 2 में आए और उसके बाद वो n इज इक्वल टू 1 में आए, है ना। तो 3 से 1 में डायरेक्टली आ सकता है, या फिर 3 से 2 में आ सकता है और एक फोटोन एमिट होगा, और फिर वो इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आएगा और एक फोटोन को एमिट करेगा, ठीक है। तो अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन है आपके पास, वो 3 से 1 में डायरेक्टली आ रहा है, तो वो कितनी एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा, हम पहले पढ़े हैं 12.09 का। अगर 3 से 2 में आया तो कितने का एमिट करेगा, 1.89 का, और फिर 2 से 1 में आया तो कितने का एमिट करेगा, 10.2 का। ओके, मैं उसको लिख देती हूँ यहाँ पर, दो अभी क्वेश्चन आपसे वो नहीं पूछ रहा था। यहाँ पे एमिट हो गया 1.89 का, इस केस में 10.2 एमिट कर देगा, और अगर डायरेक्टली आएगा तो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एमिट कर देगा। तो वो कितने तरह के फोटोन को एमिट किया, 3 से 1 में आने के लिए एक टाइप का फोटोन, 3 से 2 में जाने के लिए एक टाइप का फोटोन, और 2 से 1 में आने के लिए एक टाइप का फोटोन, ठीक है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज है जिससे इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में आ सकता है। कितने टाइप्स के फोटोन एमिट हो रहे हैं, 3 टाइप्स ऑफ फोटोन, 3 टाइप्स ऑफ लाइंस ऑब्टेन हो रही है। आपके एग्जाम में टाइप्स ऑफ लाइन नहीं देकर नंबर ऑफ लाइंस बोलता है, वो क्वेश्चन यही मीन कर रहा है, ठीक है। अब देखो हमेशा बार बार तो आप इतना सारा लिख नहीं सकते ना, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती है, तो हमेशा आप इतने सारे पॉसिबिलिटी को लिख कर फिर तो नहीं, पॉसिबिलिटीज को ड्रॉ करके तो नहीं देख सकते। तो एक फॉर्मूला याद रखना, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ये जो लाइन ऑब्टेन हो रही है ना, ये फोटोन वाली, इनको हम कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज इक्वल टू n2
माइनस N1, N2 माइनस N1 प्लस 1 अपॉन 2। ये फॉर्मूला है, इसको आप याद रखेंगे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के लिए। जैसे अभी मेरे क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में 3 से 1 में इलेक्ट्रॉन आया था, तो हम क्या करेंगे, 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2। कितना हुआ, 2 इंटू 3 माइनस 1 मतलब 2 अगेन, 2 प्लस 1 3 हो गया, अपॉन 2 3 लाइन्स। ठीक है, तो कभी अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि एक इलेक्ट्रॉन है वो 4 से 1 में आ रहा है, 4 to 1 में आ रहा है, बताओ कितने सारे लाइन्स पॉसिबल है। तो 4 माइनस 1 मतलब 3, 3 इंटू 3 प्लस 1 का मतलब 4, डिफरेंस इंटू डिफरेंस प्लस 1 अपॉन 2, 3 प्लस 1 4 अपॉन 2, मतलब ये 2 बार में कट गया, 6 लाइन, 6 लाइन्स आ गए। 6 लाइन्स कौन कौन से, मैं आपको ये बता देती हूँ, एग्जाम में पूछेगा नहीं आपसे, मैं बता रही हूँ कौन कौन से लाइन है। तो 4 से 1 में आ रहा है, तो एक पॉसिबिलिटी डायरेक्टली 4 से 1 में आ जाए। ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटी है कि पहले 4 से 3 में आए, फिर 3 से 2 में आए, और फिर 2 से 1 में आए। ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटी है। कितने तरह के फोटोन एमिट हुए कैलकुलेट करते जाना। ओके, टोटल हमें 4 तरह का फोटोन मिल चुका है। ये पॉसिबिलिटी है कि 4 से 3 में आए और 3 से डायरेक्टली 1 में आ जाए। ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी है कि 4 से 2 में आए और 2 से फिर 1 में आ जाए। ठीक, तो अब टाइप्स ऑफ फोटोन यहां देख लो कितने सारे बने। एक तो ये बना 4 से 1 वाला, एक 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 वाला, एक 4 से 3 वाला, एक 3 से 1 वाला, नया नया है ना ये, एक 4 से 2 वाला। ठीक है, डायरेक्टली 3 से 1 में आ रहा है तो एक 4 से 2। अब देखना एक 2 से 1। अब ये देखना, ये जो 2 से 1 वाला है ये तो यहां पर भी है और 2 से 1 वाला यहां पर भी है, तो इन दोनों में से कोई एक को काउंट करेंगे क्योंकि टाइप्स ये दोनों तो एक ही टाइप में लाई करेगा। 4 से 3 वाला जो यहां पर है वही यहां पर भी है ना, ये दोनों सेम है। तो अब आप टाइप्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 टाइप्स ऑफ फोटोन मिल रहे हैं। बट आपको एग्जाम में डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करके निकालना है। ठीक है, ओके। फाइन, अब क्या है कि बोर की जो एटॉमिक मॉडल थी वो हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करी थी, है ना। हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम को हम बोर के एटॉमिक मॉडल से एक्सप्लेन किए, किस तरह से बोर ने जो दिया था कि इतना इतना एनर्जी गैप होता है, इतनी इतनी एनर्जी होती है, उसी को तो आप यूज कर रहे हो लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए, एनर्जी ऑफ लिमिट, एनर्जी ऑफ हर एक लाइन कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो जब ये सारी बात स्टैब्लिश हो गई बोर की, तो ये सक्सेस थी। बोर ने जो अपना मॉडल दिया था उससे हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम प्रूव हो पा रहा था। लेकिन फिर बोर की कुछ ड्रॉबैक्स आई, ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। इनकी ड्रॉबैक, क्या ड्रॉबैक थी, सबसे पहले इन्होंने एक एक ऑब्जर्वेशन को मिस कर दिया। ठीक है, वो ऑब्जर्वेशन क्या था कि हमारे जो स्पेक्ट्रल लाइंस थे ना, अगर आप सोफिस्टिकेटेड टेक्निक से देखोगे तो उन स्पेक्ट्रल लाइंस में स्प्लिटिंग है, मतलब उन स्पेक्ट्रल लाइंस की भी छोटी 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 लाइंस हैं, बहुत सारे लाइंस। तो उनमें जो स्प्लिटिंग है, इस बात को बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। वो स्प्लिटिंग बेसिकली क्यों होती है, क्योंकि इस तरह से करके ऑर्बिट जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, रियलिटी में उन्होंने तो कहा कि यहाँ पर ऑर्बिट है, यहाँ पर ऑर्बिट है, यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, सीधा बात है, हो गया। लेकिन स्प्लिटिंग, अगर आपको ये बहुत सारे लाइंस दिख रहे हैं इस तरह से, और भी सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स में और भी लाइंस दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स और भी कहीं कहीं प्रेजेंट होता है। ये जो गोल गोल ऑर्बिट बनाया है उनके अलावा भी इलेक्ट्रॉन और भी कहीं कहीं प्रेजेंट होता है, तभी तो इतने सारे लाइंस दिख रहे हैं। नहीं तो कितने लाइंस दिखने चाहिए थे, बस एक लाइन यहाँ से यहाँ तक, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक। तो अगर अच्छा टेक्निक आप यूज करोगे, सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स यूज करोगे, तो बहुत सारे स्पेक्ट्रल लाइंस दिखेंगे जो बोर के एटॉमिक मॉडल को थोड़ा डिस्प्रूव कर रहे थे कि नॉर्मली तो एक यहां पर होना चाहिए, एक यहां पर इलेक्ट्रॉन, या फिर यहां पर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन यहीं पर होगी, और कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ लाइंस मिलने चाहिए थे। तो पहली बात तो ये थी कि स्प्लिटिंग जो हो रही है
या फिर प्रेजेंस ऑफ फाइनर लाइंस, फाइनर स्पेक्ट्रल लाइंस, फाइनर स्पेक्ट्रल लाइंस could not be explained। और ये फाइनर स्पेक्ट्रल लाइंस कहां पे दिखा था? ये दिखा था यूजिंग सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइन थी, इनकी स्प्लिटिंग हो रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में। उन स्प्लिटिंग को भी, स्प्लिटिंग का मतलब अलग अलग पार्ट्स में टूट जाना, ठीक है, तो उन स्प्लिटिंग को भी बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक and magnetic field could not be explained। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो स्प्लिटिंग होती है उसे हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट पूछता है कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में। और मैग्नेटिक फील्ड की जो स्प्लिटिंग, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में जो स्प्लिटिंग होती है स्पेक्ट्रल लाइन की, उसे हम कहते हैं जीमेंस इफेक्ट। जीमेंस इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, थर्ड, बोहर किस तरह से केमिकल बॉन्डिंग, जैसे मान लो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं और अंदर में क्या प्रेजेंट होता है? बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। बोहर केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट था कुड नॉट एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। फाइन, तो इन सारी बातों के कारण बोहर की जो थ्योरी थी वो भी बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं हुई, लेकिन वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इन पे पूछे जाते हैं। ठीक है, जिस टाइप का न्यूमेरिकल मैंने डिस्कस किया है उसी टाइप का न्यूमेरिकल पूछा जाता है।